हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें एक कंपनी सेक्रेटरी के बारे में या फिर कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स के बारे में, तो कंपनी लॉ जो है वो हमारे लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है, राइट। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए जो एक्ट यहाँ पे बना हुआ है उसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कि हर साल के हर महीने में या तो एक्ट के अंदर या तो रूल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो आते रहता है, राइट। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस साल की बात करूं, यानी कि अगर मैं 2020 ईयर की बात करूं सर, ऐसे वाला साल जो कि बहुत ही विचित्र सा साल हमारे लिए रहा है, ठीक है, मिक्स्ड फीलिंग्स वाला साल जो है वो हमारे लिए रहा है। उस साल के अंदर भी आपके लिए आपका जो पार्लियामेंट है, आपका जो एमसी डिपार्टमेंट है, उसकी बात कर लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए सीधा सीधा, उन्होंने क्या किया है, एक अमेंडमेंट बिल को यहां पे लाके रखा है जो कि बहुत जल्द क्या बनने वाला है, एक्ट बनने वाला है। सर बहुत जल्द एक्ट बनने वाला है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? द रीजन बीइंग कि ये वाला जो आपका कंपनीज अमेंडमेंट बिल है, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, फिलहाल ये जो चीज है ये क्या है, बिल है जो कि 2020 का है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे चेंजेस वगैरह जो हैं उनको प्रपोज किया गया है, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर हाइलाइट्स के हिसाब से बताने वाला हूं, राइट। लेकिन इसके पहले कुछ बातें जो हैं उनको यहां पे बहुत ध्यान से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में ना रहे, राइट। सब बोले किसी भी बिल की बात कर लीजिए, अगर उस बिल को एक्ट बनाना होता है तो सबसे पहली बात तो ये कि उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से क्या करवाना होता है, पास करवाना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब 19 सितंबर 2020 को आपका जो लोकसभा है वहां पे इसे पास कर दिया गया। फिर उसके बाद जस्ट 3 दिनों के बाद में, यानी कि 22 सितंबर 2020 को इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। अंडरस्टूड द पॉइंट सर? ये दोनों काम हो जाने के बाद में अगली जो चीज है जिसका वेट किया जा रहा है वो क्या रहेगा, वो है आपके प्रेसिडेंट का एसेंट यहां पे आना। अब सर जब लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो चुका है तो ये बहुत ही मतलब जेन्युइन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि बहुत जल्द, यानी कि इसी पर्टिकुलर साल के अंदर ही आपका जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो भी इसके ऊपर क्या करेंगे, एसेंट दे देंगे। इसका मतलब यह होगा कि बहुत जल्द जिस चीज को आप कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 कह रहे हैं, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। सर जैसे ही आपने यहां पे अमेंडमेंट का नाम लिया, सीएस के जो बच्चे हैं या बाकी जो भी प्रोफेशन के बच्चे रहेंगे, उनका जो दिल है वो धक 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 करना शुरू हो जाएगा। बच्चों को सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर बाकी सब छोड़ दो, हमें ये बता दो कि क्या ये हमारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा और या फिर ये हमारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, क्या कि सर अगर मैं इस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की बात करूं जो कि बस आने ही वाला है, अगर इसकी बात करूं तो जिनका एग्जाम अभी दिसंबर 2020 के अंदर आने वाला है, बहुत ध्यान से, अगर आपका जो एग्जाम है दिसंबर 2020 में अगर आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू यू गाइस। सवाल ही पैदा नहीं होता। से क्यों ऐसा? रीजन बीइंग कि दिसंबर 20 में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो ऐसे केस में 30 जून 2020 तक जो भी अमेंडमेंट आए होंगे वही वाले अमेंडमेंट जो है वो आपके लिए क्या रहेंगे, एप्लीकेबल होंगे। गॉट द पॉइंट? लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं उन बच्चों के बारे में जो कि आपके जून 2021 में एग्जाम देने वाले हैं या उसके बाद कभी भी एग्जाम देने वाले हैं, तो भाई साहब ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि जून 2021 के लिए अगर आपका एग्जाम होगा तो ऐसे केस में ये जो नया वाला आपका अमेंडमेंट एक्ट यहां पे आने वाला है, राइट, या आ चुका है कह दीजिए, ऑलमोस्ट किनारे पे खड़ा है, ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए? जून 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए।
अब सर जैसे ही ये वाली बात बताई कि जून 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, तो बच्चों का धक धक होना जो है वो शुरू हो गया। और सबसे पहला जो सवाल बच्चों के दिमाग के अंदर आता है वो ये रहता है कि सर तो क्या इस केस में हमें जो हमारे लेक्चर्स है वो फिर से परचेज करने पड़ेंगे, क्या हमें दूसरे लेक्चर्स को परचेज करना पड़ेगा? तो एक बात यहां मैं हाइलाइट्स बताने के पहले एक बात जो है वो आपके दिमाग में टोटली एंड कंप्लीटली यहां पे क्लियर कर देता हूं, वो ये कि अगर आप CS कार्ट इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों ने जैसे कि पहले ही आपको एक कमिटमेंट दिया हुआ है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो आपसे 2 कदम आगे या 10 कदम आगे हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे। यू वोंट बिलीव, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसी चीज के ऊपर उसी टाइम से काम करना शुरू कर दिया था जब ये पहली बार लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था। कब सर? 17 मार्च 2020 को। याद है 17 मार्च 2020? सर उसके जस्ट एक कुछ दिनों के बाद में आपका जो जनता कर्फ्यू है वो लग गया था और फिर लॉकडाउन जो है उसको सिंपली अनाउंस कर दिया गया था, राइट? अब भाई साहब कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई अमेंडमेंट बिल यहां पे प्रेजेंट किया गया है तो वो आज नहीं तो कल उसको एप्लीकेबल किया ही जाएगा, राइट? तो अकॉर्डिंगली हमने नोट्स के अंदर पूरे के पूरे चेंजेस जो हैं वो कर दिए और साथ ही साथ जो वीडियोस हैं, जो रिकॉर्डिंग है, वो भी उसी टाइम से हमने करना शुरू कर दिया था एज पर द अमेंडमेंट जो कि आने वाले टाइम में आपके एप्लीकेबल होने वाले थे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि जून 2021 में जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं आज के टाइम पे, जबकि आपका एक्ट अभी भी पास होने में थोड़ा टाइम है, प्रेसिडेंट का एसेंट जो है वो अभी भी आया नहीं है, उसमें अभी भी टाइम है, हम लोगों ने पहले ही उस चीज को क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है, अलग से आपके लिए क्लासेस जो है वो प्रिपेयर कर दी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत है ही नहीं, राइट? यहां पे देखिए, अगर आप CS कार्ट इंडिया के ऐप पे जाते हैं तो आपको वहां पे कहां जाएंगे आप? सबसे पहली बात आप जाएंगे ई बुक लाइब्रेरी के अंदर। जैसे ही आप जाते हैं ई बुक लाइब्रेरी के अंदर तो वहां पे सबसे पहले मेरी जो बुक है वो दिखाई देगी आपको। कौन से वाली? केस लॉ बुक बाय CS प्रवीण चौधरी। और फिर उसके जस्ट नीचे में अगर आप देखोगे, ये ध्यान से देख लीजिए, जून 2020 वालों के लिए नोट्स जो होंगे वो अलग रहेंगे और जो दिसंबर 2020 वालों के लिए जो नोट्स रहेंगे वो अलग होंगे और जून 2021 वालों के लिए जो नोट्स होंगे वो आपके कंपनीज अमेंडमेंट बिल या फिर कुछ टाइम के बाद में जब वो बन जाएगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 तो उसके हिसाब से नोट्स जो है वो ऑलरेडी बना के अपलोड यहां पे कर दिए गए, ठीक है? और अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा तो कर लीजिए, बट तब तक का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो जो अपडेटेड वाले नोट्स है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये मेहनत CS कार्ट इंडिया की एंड आपके प्रवीण चौधरी की आपको पसंद आई है, जहां पे हम बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको ये चीज पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी थोड़ा सा मोटिवेट अगर आप कर देंगे तो दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट? चलिए ठीक है साहब। अब इसके बाद में मेन पॉइंट ये है कि सर ये जो अमेंडमेंट है, क्या ये बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला कुछ अमेंडमेंट है क्या? बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला कुछ अमेंडमेंट है क्या? ये एक सवाल यहां पे दिमाग में आता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अगर मैं की हाइलाइट्स की बात करूं तो लगभग मतलब मिनिमम इतनी चीजें जो हैं वो तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां पे चेंज करी गई, ठीक है? अच्छा, एक चीज ये कि कुछ लोगों ने ऐसा मिथ बना के रखा हुआ है कि सर यहां पे बोले 57 पेजेस के अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है एंड यस अमेंडमेंट बहुत सारे सेक्शंस में है, लेकिन 57 पेजेस के अमेंडमेंट कतई ही नहीं है। तो सर कितने पेजेस के हैं अमेंडमेंट? जो है वो आपके कुल मिला के 35 पेजेस के। सर क्या बात कर रहे हो? ये जो डॉक्यूमेंट यहां पे आप दिखा रहे हो, ये डॉक्यूमेंट तो आपका शायद 57 पेजेस का होगा। कहां दिखाऊं मैं आपको? ये देखिए सब बोले 56 का तो यहां पे दिख ही रहा है कि 56 पेजेस का आपका अमेंडमेंट है, लेकिन पॉइंट वही आता भाई साहब कि आपको इन डेप्थ जाके चीजों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसके बाद में कोई मैसेज जो है वो बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया, उसमें पेज नंबर गिन लिए कि हाँ इतने पेजेस हैं और उसके हिसाब से बच्चे को बता दिया और दिमाग जो है वो खराब कर दिया। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहां पे देखोगे तो पेज नंबर 35, ठीक है, पेज नंबर 35 जो है जिसमें सेक्शन नंबर 465
कंपनीज एक्ट 2013 में कुल सेक्शन 470 हैं और यहां कितने आ गए 465, बराबर है। यहां तक का अमेंडमेंट जो है वो बता दिया गया। फिर इसके बाद अगर आप जाते हो पेज नंबर 36 के अंदर, कौन सा पेज है, पेज नंबर 36 के अंदर अगर आप जाते हो तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द रीजन। मतलब सर जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है और ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में स्टेटमेंट जो है वो आपके यहां पे दिया गया है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। देखिए आप यहां पे ये पूरी बात इन्होंने यहां पे बताई है और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बताया, यहां पे जो मैंने अलग से ये हाईलाइट बनाया ना ये वाले, उन्हीं के बारे में देखिए यहां पे बताया हुआ है। क्या कहता है कि सर ये वाला जो बिल है विल प्रोवाइड द फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहली बात क्या सर बोले, कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो कि बहुत सीरियस नेचर के नहीं होंगे और ऑलरेडी जो एक्ट आपका बनाया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसे क्रिमिनल माना जाता है और उसके हिसाब से उसकी लाइबिलिटी या पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर डाली गई। तो यहां पे क्या कोशिश की जा रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के हिसाब से, एंड जो टेक्निकल वाले कुछ एरर्स आ जाते हैं, टेक्निकल वाली कुछ क्या बोलेंगे उस चीज को, नॉन कंप्लायंसेस वगैरह हो जाते हैं, क्लरिकल वाले नॉन कंप्लायंसेस हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इंप्रिजनमेंट का जो प्रोविजन है ना उसको यहां से हटाने की बात कर दी गई। मतलब उन एक्टिविटीज को क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं माना जाएगा, उन ऑफेंसेस को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऐसा यहां पे प्रपोज किया गया अलग अलग सेक्शंस के अंदर। ठीक है साहब। फिर उसके बाद सब बोले सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सक्लूड मतलब अलग कर सकती है सम कंपनीज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लिस्टेड कंपनी। सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 जो कि लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करता है, वहां पे ये कह दिया गया कि सेबी के साथ में कंसल्ट करके कुछ कंपनीज जो हैं उनको शायद लिस्टेड कंपनीज में काउंट ना किया जाए, इवन इफ अगर उनकी सिक्योरिटीज जो हैं वो क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर मेन बात करूं तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या, प्रोड्यूसर कंपनी। सर एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या कुल मिला के जो मैंने आपसे कहा कि 35 पेजेस के आपके यहां पे अमेंडमेंट्स हैं, हाँ सर, इनमें से 23 पेजेस के अमेंडमेंट जो हैं दैट इज ओनली अबाउट वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोड्यूसर कंपनी। सर अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज तक यानी कि ये जो आपका कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आता है उस डेट के जस्ट पहले वाले डेट तक कंपनीज एक्ट 56 जो है उसका एक पार्ट एक्टिवेटेड है जिसके अंदर प्रोड्यूसर कंपनी की बात जो है वो करी गई, राइट। लेकिन जब से ये आपका कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आ जाएगा उसके बाद से आपको क्या करना है, प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए भी कंपनीज एक्ट 2013 एज अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 वो पढ़ना होगा जिसमें कि 21A नाम का चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा सर, कंपनीज एक्ट के अंदर कुल मिला के चैप्टर्स कितने हैं, 29। ठीक है, उसके अंदर एक चैप्टर ऐड किया गया है दैट इज 21A और इसके अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया है दैट इज सेक्शन नंबर 378 ए से लेके काफी लंबा सेक्शन है सर, 23 पेजेस के अलग अलग सेक्शंस वहां पे ऐड किए गए। एबीसीडी वहां पे बहुत बार आपको पढ़ा दी गई। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो सबसे जो लंबा अमेंडमेंट अगर अपन यहां पे बात करेंगे तो वो है आपके प्रोड्यूसर कंपनी को लेके जो कि 23 पेजेस का है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो बाकी 12 पेजेस के अंदर लगा लीजिए कि लगभग पूरे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कहीं ना कहीं छोटे मोटे अमेंडमेंट जो है वो किए गए। सो फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए मैंने आपके लिए अलग से बना के रखा हुआ है इस चीज को कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इस बात को प्रमोट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए। सेकंड, डीक्रिमिनलाइजेशन जो कि मैंने आपको बताया। तीसरा, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सब बोले कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल वाले प्रॉब्लम जो है वो हो गए लेकिन जानबूझ के नहीं किए गए, तो क्या ऐसे केसेस में कुछ ले दे के ऑफिशियली कंसेशनल वाले रेट पे अगर मैं पेनल्टीज वगैरह पे कर दूं तो क्या ऐसा करके मैं अपने ऑफेंस को कंपाउंड करवा सकता हूं क्या, उसके बारे में काफी चेंजेस जो है वो करे गए हैं जो कि आपको मेन लेक्चर्स के अंदर, अपडेटेड लेक्चर्स के अंदर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ द पेनल्टीज, जो पेनल्टीज का अमाउंट वगैरह है उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। पहले अगर 5 लाख की बात की गई थी तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां 5 लाख से रिड्यूस करके 2 लाख पे आ गए, 10 लाख से रिड्यूस करके 2 लाख के ऊपर आ गए, ऐसा भी किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद
कन्वर्जन ऑफ फाइन इनटू पेनल्टीज। ये बात एक बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब कि अगर फाइन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो केस है वो एनसीएलटी के पास जाएगा, ये कंफर्म है। उसके बाद में एनसीएलटी बताएगा कि आपकी कंपनी के ऊपर कितना फाइन जो है वो इंपोज किया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपके ऊपर फाइन जो है वो रहेगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अब वही वाला पावर किसको दे दिया गया? गवर्नमेंट को दे दिया। कहा गया कि एनसीएलटी के पास में केस लेके मत आओ, बल्कि आप आपस में ही देख लो। मतलब आरडी जो रहेगा वही यहां पे डिसाइड कर लेगा कि इस केस के अंदर अगर ये गलती हुई है तो ऐसे केस में कितने रुपए की पेनल्टी जो है वो इंपोज की जानी चाहिए। फाइन्स को क्या कर दिया गया है, कुछ जगहों पे पेनल्टीज में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला अमेंडमेंट विच इज अबाउट द सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कई बार ऐसा हो सकता है कि शायद आपने ना जितना आपका सीएसआर करना था उससे ज्यादा सीएसआर जो है वो कर चुके हैं। कई बार ऐसा हो सकता है। तो सर कल तक ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन ये वाले अमेंडमेंट से ऐसा प्रोविजन यहां पे आ जाएगा कि इसी सीएसआर को आप अगले आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो अमाउंट आपने आज स्पेंड किया होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आज आपको स्पेंड करना था 10 लाख रुपए, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, और आपने कहा नहीं यार 10 लाख रुपए का क्या स्पेंड करना, कम से कम 20 लाख तो करो। आपने 20 लाख वहां पे क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो सर यहां जो एडिशनल आपने 10 लाख का खर्चा किया है सीएसआर के अंदर, उसको अगर आप चाहो तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल जो आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से उसको आप डिडक्ट करके बाकी जो अमाउंट आपका बचेगा उसको सीएसआर आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही बड़ी बात बोली गई, क्या सर? यूजुअली ऐसा कहा गया है कि कुछ कंपनीज को सीएसआर का काम करने के लिए सीएसआर की क्या करनी पड़ेगी, अलग से कमेटी बनानी पड़ेगी, ऐसा बोला गया। क्या कहा गया कि सीएसआर का काम करने के लिए सीएसआर की कमेटी जो है वो बोले आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा भाई साहब कि अगर आपका जो साल का सीएसआर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करने वाला जो पैसा आता है वो बोले 50 लाख रुपए से कम का रहा, किससे कम का, 50 लाख से भी कम का रहा, तो बोले ऐसे केस में आपको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जो फंक्शन कमेटी को करना था वो फंक्शन बोले कंपनी का बोर्ड करेगा, तो वो भी चलेगा, वो भी चलेगा बोले, उसमें भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में सर एक डेफिनेशन में यहां पे चेंज किया गया है, दैट इज अबाउट द लिस्टेड कंपनी, जो मैंने आपको अभी पहले ही दिखा दिया कि कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम द परव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज, सब बोले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ऐसा डायरेक्टर जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रल वाला बंदा होता है, उसके रेम्युनरेशन की बात करी गई। क्या कहा गया कि सर अगर कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है तो उसका जो रेम्युनरेशन डिसाइड किया गया होगा वो उसको दिया जा सकता है। लेकिन इवन बोले अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पे किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये सारी चीजें इस वीडियो में तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो आपका हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रक्स जो है वो मैं यहां आपको बता रहा हूं। बाकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है ये आपके लेक्चर्स में ऑलरेडी कर दी गई है अपडेट्स के साथ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर कंपनी, सर इसके बारे में एक छोटा सा मेरा ओपिनियन कि फिलहाल अगर बात की जाए तो जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, अब जून 20 में सर ओल्ड सिलेबस तो रहेगा ही नहीं, सिर्फ कौन सा रहेगा, न्यू सिलेबस रहेगा। सर न्यू सिलेबस वाले बच्चों को एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, SBEC के अंदर, ठीक है। उसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है प्रोड्यूसर कंपनी, बोले प्रोड्यूसर कंपनी कौन होती है, उसके लिए सेक्शन कौन सा कंप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो उसको वो चीज को देखना रहेगा। बट उसके अलावा अगर मैं आपके पूरे सिलेबस में बात करूं तो प्रोड्यूसर कंपनी का चैप्टर जो है वो कहीं पे भी आपको दिया हुआ नहीं है, अलग से आपको चैप्टर नहीं दिया गया है प्रोड्यूसर कंपनी का। तो जब तक कि आपके सिलेबस में वो चैप्टर ऐड नहीं होता आपको ये भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू वेट फॉर द ICSI कि कब आप ये चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर डालोगे कि पूरा चैप्टर जो है वो हमको वहां पे पढ़ना पड़े, गॉट इट। बट ठीक है। फिर उसके बाद में NCLT रूल्स की बात की गई है। कौन से वाले रूल्स, NCLT रूल्स की बात की गई है, जिसके हिसाब से जो NCLT की बेंचेस वगैरह है उनको इंक्रीज किया गया है और बाकी जो कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे किए गए। और फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आता है किस चीज का, राइट इशू का। सो राइट इशू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को आपकी कंपनी के शेयर जो है, फर्दर शेयर जो है वो इनको ऑफर किए जाते हैं।
और यूजुअली ये कहा जाता है कि राइट ऑफर जो है इट शुड बी ओपन फॉर 15 to 30 डेज, लेकिन जहां मिनिमम 15 दिन की बात करी गई थी वहां पे ये कहा गया अब कि 15 और सच लेसर डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कम टाइम पे भी किया जा सकता है। मतलब जो काम 15 दिन में हो रहा था, जो चीज 15 दिन के लिए ओपन थी, उसको बोले अब 7 दिन के लिए भी ओपन किया जा सकता है, या इवन 12 दिन के लिए भी ओपन किया जा सकता है, ताकि फटाफट प्रोसेस जो है वो यहां पे आपका हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पे हाइलाइट्स की बात करूं तो बाकायदा आपका जो ये शीट है, जो कि अमेंडमेंट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, पीडीएफ जो है मिल जाएगा, वहां पे भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पे दिख रहे होंगे, ये यहां तक, ये सारे उसी चीज के बारे में। जैसे एग्जांपल, to exempt any class of the person from complying with the requirement of section number 89 relating to the declaration of the beneficial interest in the shares and exempt any class of the foreign companies incorporated outside India from the provision of chapter number 22। सर चैप्टर नंबर 22 आगे चल के अपन देखेंगे, सेक्शन नंबर 380 से लेके 386 तक ये एप्लीकेबल होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो ला दिया गया। फिर टाइमलाइन जो मैंने आपको सेक्शन 62 का बताया था, राइट इशू वाला। फिर उसके बाद में सर बोले सेक्शन नंबर 117 जो कि रेजोल्यूशन फाइल करने के बारे में बात करता है और कुछ एग्रीमेंट्स को फाइल करने के बारे में बात करता है। सर दो टाइप की कंपनीज, एक है आपकी एनबीएफसी और दूसरी है नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। कौन सी कंपनी? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इन दोनों कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो कि सेक्शन नंबर 117 के हिसाब से बताया गया है, रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। गॉट इट? तो ऐसी चेंजेस जो है वो यहां पे सिंपली बताए गए। अब आप कहोगे सर ये तो 37 पेज हुआ, आगे क्या है? तो ये देखिए नोट्स दिए गए हैं, यहां पे नोट्स दिए गए। सर अमेंडमेंट जो है उसकी बात पहले ही हो चुकी है, यहां पे क्या दिया गया है? नोट्स दिए गए हैं। 38 में, 39 में, 40 में, 41 में, 42 में भी वही चीज चल रही है। फिर उसके बाद मेमोरेंडम रिगार्डिंग द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, वो यहां पे दिया हुआ है। इसका आपका कोई काम नहीं है, कोई सेंस यहां पे बनता नहीं है। फिर उसके बाद एनेक्शर दिया हुआ है जिसमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जहां जहां पे चेंजेस लाने की बात की जा रही है। एग्जांपल, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी जो है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट दिया गया। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अगर आप यहां पे देखोगे तो इवन सेक्शन 8 कंपनीज आपकी जो होती है उसमें भी छोटा सा चेंज जो है वो लाएगा। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल। क्यों? क्योंकि जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, ठीक है, एंड इवन जो वीडियोस हैं वो भी पूरे के पूरे न्यूली रिकॉर्ड हो चुके हैं इस कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 के हिसाब से, जो कि फटाफट आपका क्या बनने वाला है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो है वो यहां पे बनने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आई होप कि यहां पे चीजें जो है वो आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होंगी, बट स्टिल मैं आपको यहां पे वापस से एक बार बता दूं। क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था आपको कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप यहां इसके एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो जो बच्चे का एग्जाम अभी दिसंबर 2020 में आने वाला है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका जो एग्जाम है वो जून 2021 में आने वाला है तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए 31 दिसंबर 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं सारे के सारे अमेंडमेंट जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। आज जो टाइम चल रहा है ये सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अक्टूबर पड़ा है, नवंबर पड़ा है और दिसंबर पड़ा है। सर सिर्फ प्रेसिडेंट का साइन जो है, प्रेसिडेंट का एसेंट जो है वो आना बाकी है, जो मेरे हिसाब से आने वाले हफ्ते में ही आ जाएगा। 3 महीने तो बहुत दूर की बात है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दैट्स इट। यहां पे इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड क्या कहते हैं उसको स्टॉप करता हूं। आई होप कि जो कंफ्यूजन है वो आपके दिमाग में क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट अगर आपका है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपली कहना चाहूंगा कि डिसलाइक करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि आखिर कैसे CS कार्ड इंडिया वालों ने, आखिर कैसे प्रवीण चौधरी सर ने यहां पे पहले से ही एडवांस में रिकॉर्डिंग करके रख ली।
बराबर है। किसी और का तो हमें पता नहीं कि लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर हो सकता है शायद ऐसा भी रहे कि इन्हीं वीडियोस को देख के शायद वो अमेंडमेंट करने के बारे में सोचे, ठीक है। लेकिन हमारे जो वीडियोस रहेंगे और हमारे जो नोट्स रहेंगे वो ऑलरेडी अमेंडेड हो चुके हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जगह भी बता दी है जहां पे आपको वो नोट्स मिलेंगे, वहां पे जा सकते हैं, वहां जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड अगर ये एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लोग कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा एंड दूसरों तक पहुंचाइएगा भी, शेयर भी कर दीजिएगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।